हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं आपका एसएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। मैं आपको दोस्तों साधारण ब्याज पढ़ा रहा था। आज मैं साधारण ब्याज में आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट तो यह है, जब आपकी एक निश्चित दर हो या अलग अलग दर हो और टाइम भी या सेम हो या अलग अलग हो, उसमें आपका साधारण ब्याज बराबर हो जा, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है जब आपका मिश्रधन बराबर हो जाए। पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों, जब आपका साधारण ब्याज बराबर हो जाए। मान लें तीन व्यक्ति है, एक आपका ए है, एक आपका बी है और एक आपका सी है। हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। मान लो इसके पास P1 राशि है, इसके पास आपकी P2 राशि है, इसके पास P3 राशि है, ठीक है। अगर इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है, इसका रेट R3 है। रेट का मतलब दोस्तों मैं दर की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपके मूलधन की बात कर रहा, ठीक। और ये आपका मान लो टाइम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इनके समय की, इसका टाइम T1 ले रहा है, ये टाइम टू T2, ये टाइम ले रहा T3। और ये आपकी राशि, इनके जो जैसे ये है, इनके साधारण ब्याज आपस में यदि बराबर हो जा किसी भी टाइम पे, मान लो ये 2 साल ले ले, ये 4 साल ले ले या 5 साल ले ले, अलग अलग समय पे इनके धनराशि बराबर हो जा, तब हम कैसे रेशो निकालते हैं P1, P2 और P3 का, इनके मूलधनों का। ये देखते हैं, आइए समझते हैं। अगर इनके भाई बराबर हो गए, इसका SI1 मान लिया मैंने साधारण ब्याज, इसका SI2 मान लिया दोस्तों, इसका SI3 मान लिया, ठीक है। साधारण ब्याज होता क्या है, इनके गुणा कर दो भैया दोस्तों, P1 R1 और T1 बटे आपका 100। इसका साधारण ब्याज कितना होगा बी व्यक्ति के लिए, आप कह देंगे भैया इसकी धनराशि P2 है, दर R2 है, टाइम इसने T2 लिया अपॉन 100, ठीक है। इसके लिए तीसरे व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ, आप कह देंगे इसका धन P3 है और रेट इसकी R3 है और टाइम इसका T3 है अपॉन 100, ठीक है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे P1 का रेशो लिखना हो दोस्तों, अब देखो यहाँ, अगर मुझे P1 का रेशो लिखना, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इन्हें पूरी को, तीनों को, R1 T1, R2 T2, R3 और T3 से भाग कर दिया। इसे भी R1 T1, R2 T2, R3 और T3, इसे भी R1 T1, R2 T2, R3 और T3 से भाग कर दिया। इसमें से कितना कटेगा, R3 और T3, ठीक। R2 T2 में से कितना कटेगा, यहाँ से ये कट जाएगा, R1 T1 में से इतना। तो P1 का रेशो क्या आया दोस्तों, आप देख भी पा रहे होंगे भैया, अब इतना कटेगा, ये लो जी, यहाँ से कितना कटेगा, ये लो जी, जो कटेगा मैं हटा रहा उसको, ठीक। ये हटा दिया मैंने दोस्तों, ये लो। या तो जो इसके नीचे लिख रहा वही इसका एग्जैक्ट रेशियो है। P1 की बात करूँ मैं, P1 का अनुपात क्या है एक्चुअल में, आप कह दोगे R2 T2 R3 T3 है। या P2 का मैं बात करूँ, R1 T1 R3 T3 है, ये गुणा में है, ये 20 का ये रेशियो है। या आप इसको ऐसे नहीं जान पा रहे तो ऐसे मान लो, K मान लो, इनके मैंने K इक्वल मान लिया, K कांस्टेंट मान लिया। अगर मैं P1 की बात करूँ, इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ, आप कहोगे मुझे भाई P1 क्या होगा, P1 होगा आपका K इंटू R2 T2 इंटू R3 और T3। इसी प्रकार अगर मैं P2 को कंपेयर कर दूँ इससे, इस वाले को इससे K के साथ, आप कह देंगे भाई K यह आपका होगा R1 T1 और R3 और आपका T3। अगर मैं P3 की बात करूँ, इसी प्रकार इसे कर दूँ मैं K इंटू, आप कह दोगे R1 और T1 इंटू R2 और T2 के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं इनका रेशियो लेना चाहूँ P1 P2 और P3 का, आप क्या कहेंगे मुझे भाई, K तो K सब में कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा R2 T2 या R3 T3, ये तो आपका P1 का आ गया। अगर मैं P2 की बात करूँ, आप क्या कह दोगे R1 T1 R3 और T3 होगा। अगर मैं P3 के रेशियो की बात करूँ, आप R1 T1 R2 और T2 आ जाएगा, ये इनका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक जनरल बात, जब आपका
इनका मूलधन भी अलग हो और आपका रेट भी अलग हो, टाइम भी अलग हो, आप ऐसे शॉर्टकट में यहाँ से याद रख सकते हो इतना। ठीक, अगर मैं दूसरी बात करूँ इसकी दोस्तों, अब यहाँ से देखो, ये तो एक जनरल फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर इनके एक निश्चित दर धनराशि पे धन बराबर हो जा, रेट आपकी बराबर हो जा, तो आप कैसे लिखोगे? तो अगर मुझे P1 का रेशो लिखना, P1, P2 और P3, तो आप देख पा रहे होंगे मैं सारे को RR लगा दूंगा। R देख पा रहे, नहीं देख पा रहे? 3 के लिए R जैसे ही मैंने लगाया, यहाँ देखो दोस्तों, आप अगर एक निश्चित धनराशि बराबर हो जाए, RR जैसे ही मैं लगाऊंगा यहाँ, आपका क्या होगा? T2 T3, और यहाँ देख पा रहे होंगे R से R कट जाएगा सारी जगह से, यहाँ आपका T1 इंटू T3 और यहाँ बचेगा आपका T1 इंटू T2। अगर रेट बराबर हो जाए तो वो तो कट जाएगी एक निश्चित धनराशि पे, तो उसका तो कुछ मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब साधारण ब्याज किस पे डिपेंड कर रहा है? उनके समय पे। उनके समय अगर अलग अलग है, ऐसे ही 3 साल के 3 व्यक्ति के लिए, 4 व्यक्ति के लिए, 5 व्यक्ति के लिए भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं, अगर ऐसा हो जाए, ये तो हम ऐसे याद रखेंगे यहाँ से, ये लो जी। अगर दोस्तों ऐसा हो जाए, एक निश्चित दर आपकी सेम हो जाए इन तीनों व्यक्तियों की, तो जो रेशो होगा P1 P2 का उनके समय के रेशो के इक्वल होगा। समय का मतलब क्या है दोस्तों? P1 का लिखना तो हमें T1 छिपाना पड़ेगा, इनकी दोनों गुणा कर देंगे जो इन्होंने समय लिया, B और C ने, T2 इंटू T3। अगर हमें B व्यक्ति की बात करनी तो उसका T2 समय छिपाएंगे हम, T1 इंटू T3 का रेशो वही होगा जो P2 का रेशो आ जाएगा। अगर मुझे P3 का रेशो निकालना तो हम इसके लिए ये समय छिपाएंगे, T1 इंटू T2 गुणा कर देंगे, ठीक। अच्छा जी दोस्तों, ये तो इतना हो गया सिंपल सा, कोई इशू नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूं इसमें, यदि आपका टाइम सेम हो जाए, इसके लिए भी T समय, इसके लिए भी T, और दर आपकी अलग अलग हो, R1, R2 और R3 हो, तो हम क्या कहेंगे? P1 A के लिए P1, इसके लिए P2 और इसके लिए P3 C के लिए, इनका रेशो क्या होगा? भाई टाइम T तो सेम है, यहाँ टाइम T रखेंगे, T, ये तो कट जाएगा आपस में। यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ P1 और P2 का रेशो। यहाँ बचेगा दोस्तों आपका R2 R3 इंटू, फिर इसका रेशो क्या होगा? P2 व्यक्ति की बात करें, इसके लिए क्या होगा आपका? R1 इंटू R3, और इसकी बात करें हम P3 व्यक्ति के लिए, क्या होगा आपका? R1 इंटू R2। इनके दरों के हम उसमें कर देंगे अगर दर अलग अलग है, ठीक। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा? ठीक है, आइए दोस्तों अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज के अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, 1500 रुपये की कोई धनराशि 2 भागों में से इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है, तो 12.5% पर उधार दी गई धनराशि क्या है? अच्छा जी, ठीक है। हमने मान लो हमें तो पता नहीं बात 10% पर, एक तो 10% पर दी दोस्तों, एक दी 12.5% पे। जो 10% वाली है दोस्तों आपकी, या 5 वर्ष के लिए दी, या दी आपकी दोस्तों 4 वर्ष के लिए, ठीक। या तो आप इसको ऐसे समझते हो, इनके साधारण ब्याज मान लो हमें पता नहीं भाई, इसकी P1 राशि है, इसकी हमने P2 राशि मान ली। ये तो मैंने क्या कहा था, इनके अगर साधारण ब्याज बराबर है, आप कैसे लिखते हैं? P1 10 इंटू 5 बटे 100, और यह P2 गुना 12.5 इंटू 4 बटे 12.5, ऐसे कर दो, 100 से 100 कट गया आपका। अच्छा, ये कितना आ जाएगा आपका? 12.5 चौका दोस्तों आपका, इसके अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौका 48, 4 पंजे 20, या P1 इंटू आपका 50 आ जाएगा, ये भी आपका P2 इंटू 50 आ जाएगा। तो 50 से 50 कटेगा, P1 अपॉन P2 का रेशो क्या आ गया? 1/1। यही जो राशि है, यही P,
यही 1500 कहा भाई। 1500 के उसने 2 भाग करे, कुछ तो उसने 10% पे दिया, हमें ये नहीं पता कितना दिया, कुछ उसने मान लो 12.5% पे दिया। तो हमसे ये पूछा 12.5% पे कितनी दी। ठीक है, अगर 2 यूनिट का मतलब दोस्तों 1500 है तो उसने हर एक यूनिट कितना दिया 12.5 पे भी उसने 750। इसका मतलब P1 भी आपके 750 रुपये है और P2 भी 750 है। 12.5% पे भी उसने 750 रुपये दिए और उस पर भी उसने 750 दिए। ठीक है, अब ये तो होगा एक सिंपल जैसे मैंने बताया, पर मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था, मान लो अगर हमें P1 और P2 का रेशो चाह, तो मैंने क्या कहा था, P1 का कैसा रेशो निकलेगा R2 और टाइम T2 कर दो, और P2 के लिए आपका क्या करना पड़ेगा R1 अगर बराबर है और टाइम T1 कर दो। तो ठीक है, एक तो मान लो P1 तो हमें पता ही नहीं कौन सी P1 मैंने 10% में मान ली, वो उस पर मान ली, तो हमें पता है इसका R कितना है 10, इसका कितना है 12 चौका 12.5 चौका कितना हो गया 50%। ये लो जी, रेशो में परसेंट की कोई जरूरत नहीं है, वो तो कट ही जाएगा, फिर भी इसमें 10 पंजे आपका 50 आ जाएगा, ये रेशो आपका 1:1 आ जाएगा। यही आपका P1 P2 इसने कहा दोस्तों 1500 रुपये है। इसका मतलब 2 यूनिट आपका, ये टोटल 2 हो गया, मैंने देखा है इस राशि की तो बात करें हमने 1500, आपका 1500 के बराबर है, तो एक आपका कितने के बराबर होगा 750 रुपये के। यही आपका आंसर है, समझे, ऐसे निकालते हैं। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है इसी बेस पे, x% प्रति वर्ष की दर से 4000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% की दर से 5000 रुपये पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान बताना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें भाई यहाँ राशि दे दी इसने, एक में तो कहा 4000, ठीक, दूसरे में कहा इसने कहा भाई टाइम का इसका 3 है, और रेट हमें दी दोस्तों इसकी x%। ये लो जी, इतना साधारण ब्याज मिला इस पर। फिर दूसरी धनराशि पे हमें कहा भाई इसने रुपये तो मेरे पास 5000 रुपये है और समय 2 साल है, रेट ले रहा जी मैं आपकी 12%। तो हमसे x का मान पूछा जी, बता दो क्या है, तो बता सका है, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी कटा 100 से 100 कटा, कोई दिक्कत। देख 3 और 4, 4 तिया 12, 12 से 12 भी कट गया आपका, 3 जीरो से आपकी 3 जीरो भी कटेगी, x कितना आ गया 5 दूनी 10, x आपका 10% है। यही आपका आंसर है, समझे नहीं समझे। अगर इस क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट से बात करते हैं, कॉन्सेप्ट में मैंने क्या सिखाया, जब आपके कोई धन है जैसे P1 है और P2 है, और आपके एक या तो निश्चित दर पे हो या निश्चित समय पे हो या अलग अलग समय हो या अलग अलग दर हो, उनके साधारण ब्याज बराबर हो जाए, तब हम P1 का रेशो, P1 आपका मूलधन और P2 भी आपका मूलधन है। P1 तो हम कह दें जो दूसरे की दर रही होगी R2 और T2, और P2 के लिए लिख रहा तो हमें R1 और T1 कर दे, यही तो बात समझाई। तो P1 कितना है इसका दोस्तों 4000, डायरेक्ट रेशो लिखते हैं। दूसरे के लिए हमने कितना है 5000, ठीक। R2 इसके लिए हमें 12%, टाइम हमारा है 2 साल, इसके लिए हमारा रेट कितना है पता नहीं दोस्तों, x मान ली मैंने, और टाइम है ये हमारा 3 साल। तो ऐसे भी लिख सके, हमें देख पा रहे भाई यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कटी, फिर 4 तिया 12, 3 से 3 भी कटा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x कितना आ जाएगा आपका 10%। यही आपका आंसर है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना आपको, ठीक। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा 7930 मतलब 7930 रुपये की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है, और ABC को क्रम से 2, 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% के राशि है ना, जो उनके साधारण ब्याज आपस में बराबर हो जा एक निश्चित अवधि के बाद, तो हमें बताना A ने कितने रुपए का ऋण लिया था, ठीक है। अगर इनके साधारण ब्याज बराबर हो रहे, हमें देख पा रहे भाई एक व्यक्ति A है, B है और C है, टोटल हमें पता है भाई इनके पास 7930 रुपये की राशि है, इनमें अलग अलग डिवाइड करनी है।
अब ये 2 साल है बेचारा, ये 3 साल है, ये 4 साल है। रेट इनकी 5% है, इसकी भी 5% है, इसकी भी 5% है। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर ABC की धनराशि का रेशो लिखना ABC की, तो मैंने क्या कहा था, अगर यह बराबर है, दर तो सेम है, दर को तो कोई रोड़ा ही नहीं, दर को तो हटाओ, तो इनके टाइम का रेशो ही ले लो। P1 का A का क्या होगा, मूलधन का, इसे छिपा लो, 3 चौका 12 होगा। इसका क्या होगा, B का, 3 को छिपाओ, 2 चौका 8 होगा। अच्छा, C के लिए हमने क्या है, इसे छिपाओ, 2 तिया 6 होगा, या और काट लो थोड़ा सा, ये कितना आ जाएगा, 6, ये 4, ये 3, इन्हें टोटल जोड़ लो, मैं 6 4 10 3 13। इस 13 यूनिट की वैल्यू हमारी आया है। अगर 13 की आया तो एक की कितनी होगी, 13 6 78, 13 कम 13 610 रुपये। तो हमें A के लिए बताना, तो A के लिए अगर बताना तो 610 गुणा कर दो जो भी चीज़ निकालनी है। तो यह 6 0 0, 6 कम 6, ये इतने आगे 6 6 36, इतने रुपये तो A को मिले। B का पूछता तो हम B को बता देते, सिर्फ 610 गुणा कर दो, इसका क्या आता, इतना आ जाता। अगर C का बताना तो उसे 3 गुणा कर दो, तो 3 0 3 3 18 1830 रुपये। ये थे इनके धन, इन्होंने जो लगाया अलग अलग एक निश्चित अवधि में, जो ये बराबर हो जा, समझ पा रहे ना आप। जैसे A का पूछता धन, तो A ने लगाए 3660 रुपये, B ने कितने लगाए थे 2440 रुपये, C ने कितने लगाए थे 1830 रुपये। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं हमेशा। अगर आपने कॉन्सेप्ट रट लिया तो आप कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। जैसे दर दी थी, अब ABC का रेशो लिखना, आपको कुछ नहीं करना, A के लिए लिखना तो A का टाइम छिपाओ, दोनों की मल्टीप्लाई करो, यो A का रेशो आ गया। B के लिए लिखना तो आपको B का टाइम छिपाओ, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। C के लिए करना तो आपको ये आ गया। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है। अगर मैं आज के दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूं, सेकंड कॉन्सेप्ट ये कहता है, जब आपका कोई भी धनराशि है, जैसे अलग अलग है, मान लो 3 व्यक्ति है आपके A B और C। मान लो इसने P1 रुपये उधार लिए, इसने P2 रुपये उधार लिए, इसने P3। इसके लिए रेट आपकी R1 है और टाइम आपका T1 है। इसके लिए आपकी रेट R2 है और टाइम आपका T2 है। इसके लिए रेट आपकी R3 है और टाइम T3 है। इनके यदि मिश्र धन एक निश्चित अवधि में बराबर हो जाए, जैसे A1 बराबर हो जाए A2 के और बराबर हो जाए A3 के, इनके मिश्र धन की बात कर रहा मैं। मिश्र धन हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, किसी का भी, जो आपने किसी को मूलधन है उसमें हमें जो ब्याज मिला वो ऐड कर दो, वो मिश्र धन कहलावे। यही बात है, ठीक है। अगर मैं A व्यक्ति के ब्याज की बात करूं, A व्यक्ति का ब्याज आप कैसे निकाल लोगे, आप कह दोगे भाई P1 R1 और T1 बटे 100। इसकी मैं बात करूं, आप P2 R2 और T2 बटे 100, ये इसका ब्याज मिला होगा। इस व्यक्ति की बात करूं P3 R3 और T3 बटे 100। अगर मुझे इनके P1 और P2 का रेशो निकालना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं तो कहा क्वेश्चन में इनके मिश्र धन बराबर हो जा, मिश्र धन में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, इसका मूलधन ये जोड़ दिया, इसका मूलधन ये जोड़ दिया और इसका मूलधन ये जोड़ दिया। लो जी, ये आपस में बराबर हो गए। ठीक है, आप P1 और P2 P3 के रेशो के निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसे 100 प्लस R1 और T1, ठीक, इसे भी भाग करेंगे हम, क्योंकि सब कुछ सेम करते हैं रेशो में, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मैं रेशो की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। और इसे 100 प्लस R2 और T2, और इसकी मैं बात करता हूँ 100 प्लस R3 और T3। अब इसी भी इक्वेशन में हम यही करते हैं, 100 प्लस R1 T1, ऐसे 100 प्लस R2 T2, और इसे 100 प्लस R3 और T3। तो हम देख पा रहे होंगे दोस्तों, जैसे ये तो 100 प्लस R1 T1 इससे कट जाएगा, यहाँ 100 प्लस R2 T2 इससे कट जाएगा, यहाँ 100 प्लस R3 T3 इससे कट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ क्या बचा, अगर मैं ऊपर लिखना चाहूँ, यहाँ देखो, अगर मैं ऊपर लिखना चाहूँ, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे P1 का रेशो डायरेक्ट लिख रहा मैं, लो मैं इनका रेशो ही लिख देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ तो बचा दोस्तों 100 प्लस R2 T2 और इनटू बचा 100 प्लस R3 और T3। ठीक, अब दूसरे इसमें P2 के रेशो को मैं बात करूँ,
यहाँ कितना बचा 100 प्लस R1T1 और इंटू क्या बचा आपका 100 प्लस R3 इंटू T3। अगर मैं P3 के रेशो की बात करूँ, यहाँ क्या बचेगा 100 प्लस R1T1 और इसमें क्या बचेगा आपका 100 प्लस R2 और T2। यहाँ से हमने ये कॉन्सेप्ट रट लेते हैं दोस्तों, जो मैंने समझाया आप ये चीज़ें यहाँ से रटते हो। ये 3 व्यक्तियों के लिए नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका क्वेश्चन पूछा जाए 3 व्यक्तियों पे पूछा जाए, चाहे वो आपका SSC CGL हो, CP हो, UP SI हो, कहीं भी हो। तो इसलिए 3 यहाँ से रटते हैं बंदे कि 100 प्लस जो आपकी रेट दी होगी अलग अलग और टाइम दिया होगा उसमें वो कर ले। अच्छा दोस्तों, ये क्या आगे, जब मिश्रधन बराबर दिए हो इन राशियों के, जैसे ये आया है A1 A2 और A3। A आपका अमाउंट होता है दोस्तों जिसे हम मिश्रधन कहते हैं। अगर निश्चित अवधि में कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी 3 पर्सन हो, उनके मिश्रधन आपस में बराबर हो जा, अगर हमें इनके मूलधन A व्यक्ति के मूलधन, B व्यक्ति के मूलधन और C व्यक्ति के मूलधन का डायरेक्ट रेशो लिखना, तो हम यह बात डायरेक्ट अभी मैंने प्रूफ के थ्रू आपको समझाई। हम कह देंगे भाई अगर दर अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, तो P1 का जो रेशो होगा वो होगा 100 प्लस R2 और T2 और गुणा कर देंगे हम 100 प्लस R3 और T3। ये क्या है आपका? अच्छा दोस्तों, ये क्या है आपका? अच्छा, ये बात तो आपने नोट नहीं करी होगी। ये क्या है आपका 100 प्लस R2 और T2? ये मिश्रधन है आपके B व्यक्ति का। और ये क्या है आपका? मिश्रधन है आपके C व्यक्ति का। समझ पा रहे? अगर मैं P2 व्यक्ति के मूलधन की बात करूं, ये 100 प्लस R1T1 क्या है? ये मिश्रधन है आपका A व्यक्ति का और ये मिश्रधन है आपका A3 व्यक्ति का। और ये 100 प्लस R1 ये मिश्रधन है आपका A1 व्यक्ति का और ये मिश्रधन है आपके A2 व्यक्ति का। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मुझे P1 का रेशो लिखना तो मैं A2 जो B व्यक्ति है उसके मिश्रधन और जो तीसरा व्यक्ति है उसके मिश्रधन की गुणा करूंगा, और जो आपका ये तीसरा व्यक्ति है B व्यक्ति की लिखूंगा मैं, तो पहले व्यक्ति के मिश्रधन और तीसरे व्यक्ति के मिश्रधन की गुणा करूंगा जब मुझे P2 का रेशो मिलेगा। अगर मैं P3 के रेशो की बात करना चाहूँ तो मैं पहले व्यक्ति के मिश्रधन और दूसरे व्यक्ति के मिश्रधन की गुणा करूंगा। ये भी कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे। है दोस्तों, हम अब मिश्रधन जब कोई भी 3 व्यक्ति उनके आपस में बराबर हो जा तो हम उस पर क्वेश्चन करते हैं। पहला 3 व्यक्ति का ले लेते हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिया 7930, मतलब 7930 रुपये की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और A, B एवं C को क्रमशः 2, 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है, यदि तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद, कहने का मतलब है ऋण की अवधि का मतलब जब उनका साधारण ब्याज उन्हें मिल जा के बाद बराबर है, तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था हमें ये बताना। अच्छा भाई, 3 व्यक्ति दिए A, B और C। इनके टाइम भी दिया, इसे 2 साल, इसे 3, इसे 4 साल, और इनकी रेट भी दी, दर 5% है सबकी, 5%। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर मुझे इसके मूलधन का रेशो मैंने A मान लिया, इसका B मान लिया और इसका C मान लिया, इनका रेशो लिखना, तो मैंने क्या कहा था, A व्यक्ति के लिए क्या होगा, जो B का मिश्रधन और C का मिश्रधन, मतलब A2 इनके मिश्रधन मान लें, A1, A2 और A3 मान ली। ठीक है, यही तो कहा था, इंटू A3 आ गया। अच्छा, इसका रेशो लेना आप B का, तो इसमें आपको A2 का मिश्रधन तो लेना नहीं B व्यक्ति का, तो हम कह देंगे भाई A1 का मिश्रधन की गुणा कर दे A3 के। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर मैं C व्यक्ति के रेशो की बात करूँ, आपको क्या बताया था मैंने कि C का तो मिश्रधन लेना नहीं, आपका A1 और A3 का ले लें। अगर मैं मिश्रधन की बात करूँ, मैं कैसे लिखता हूँ, A1 क्या होगा दोस्तों, मान लो 100 में जोड़ना, फॉर्मूला भी बताया था आपको, 100 प्लस R1T1 करना भाई, 100 प्लस R1 और T1 करना, जितना भी रहा होगा इसका। A1 के लिए 2 पंजे 10, इसका मतलब इसका 110% रहा। A2 की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, 3 पंजे 15%, तो 115% हो गया होगा इसका मिश्रधन। अच्छा, C के लिए मैं बात करूँ, A3 मिश्रधन बनना 4 पंजे 20, तो 120% हो गया होगा कि नहीं होगा।
इस 120% का मतलब दोस्तों सुना है 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो गया, 10% हटाऊंगा मैं 100, तो इसे तो हम मानते हैं मूलधन। ये होता है हमारा दोस्तों ब्याज। तो मैं मिश्रधन पूछूंगा, मूलधन में हम ब्याज जोड़ दे तो 110 हमारा ये मिश्रधन आ गया, ये मिश्रधन आ गया A1, ये भी मिश्रधन, ऐसे लिखा है। तो जैसे अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये 110, 115 लिखना मुझे, तो A2 लिखना, A3 हमारा कितना 120। अब रेशो A1 कितना दोस्तों 110, A3 कितना हमारा 120 और A1 कितना दोस्तों 110 और A3 कितना हमारा 120, सॉरी A2 आएगा ना यहाँ, क्योंकि C में वो छिपाना, तो A2 कितना हमारा 115। तो हम देख पा रहे हो क्या क्या 1 0 1 0 1 0 सब कट गई, तीनों रेशो में कट जाती है। अब 5 से और काट लेते हैं हम इसको, 5 से कट जाएगा, सब कट जाएगा। ये आपका 23 आ जाएगा, ये आपका 22 आ जाएगा और ये आपका 23 आ जाएगा। अब गुणा कर लो इनकी, 12 तिया और कटता है, नहीं कटता, 12 तिया 36, हासिल 3 कैरी होगा, 12 दूनी 24 और 3 27, 276 आ गया। और ये आपका 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24 और 2 26, और ये ठीक। अगर मैं इनको ऐड कर लूँ, ये तो मैंने निकाल लिया, 4 3 7 और 6 13, 1 कैरी होगा, 5 और 6 11 और 7 18 और 1 19। अब कितना कैरी हो गया 1, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7। इसकी वैल्यू हमें दी दोस्तों 7930। तो मतलब 1 0 चिपकानी, जो निकालना हमें 1 0, इसका बताना था तो 2760, इसका बताते हम तो इसे इतने रुपये, 1 0 चिपका देते, यही हमारा आंसर है। अगर मैं इस क्वेश्चन की सिंपल वे में आसान तरीके से बात करूं कैसे हो सकता है, अगर मुझे A का रेशो लिखना, ठीक, तो मैंने कहा था भाई A का हमें पता ब्याज तो है 10%, मिश्रधन रहा होगा 110%, हो जाएगा नहीं, तो A को छिपा लो और B और C के गुणा कर दो। जैसे 3 पंजे 15, इसका रहा होगा हमारा 115 और इसका 5 चौक 20, इसका 120%, ठीक है। अब रेशो, अब हमें बताना दोस्तों B का, अब B वाला तो हटा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं इससे, 2 पंजे 10, मिश्रधन हो जाएगा 110%, और इसका 4 पंजे 20, मिश्रधन हो गया होगा 120%। गुणा कर दो इसमें। अगर मुझे C की बात करनी, इसे हटा लो, दोनों आपस में कोई सा कर दो, 2 पंजे 10, 110% रहा होगा दोस्तों यो, और ये 3 पंजे 15, 115 हो गया होगा। और बस कट्टा पिट्टी करेंगे, आगे 0 से 0 हटा लेंगे तो आगे सेम कर ही लेंगे। इस आसान तरीके से आप सिंपल वे में इन चीज़ों को याद रख सकते हो जब आपके मिश्रधन बराबर हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट पर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो एक मतलब जो एसएससी के बहुत एग्जामों में बार बार पूछा जाए आपका। जैसे एक आदमी ने 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिली। तो राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है। तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा है। ठीक, अच्छा, अगर कोई दिक्कत नहीं, देखो एक आपका 14 वर्ष का बेटा है, एक आपका 12 वर्ष का है। भाई दोनों को 18 वर्ष, जैसे 18 साल पूरे हो जा तो इनकी राशि बराबर हो जा, इन्हें बराबर राशि मिला, इस प्रकार हो रहा, तो इनका मिश्रधन बराबर हो जाए, ये कहना चाह रहा। इसे तो लगेंगे दोस्तों यहाँ 14 साल तक पहुँचने के लिए 4 साल, इसे लगेंगे दोस्तों कितने 6 साल। ठीक है, नहीं समझ पा रहे नहीं आप मेरी बात को? ठीक है, इनके हमने सालों का पता कर लिया। ऐसे रेट हमें दी 5%, रेट हमें दी 5%। ठीक है, तो हमसे कहा कि अगर मुझे इसका लिखना, अब सुनो मैंने क्या कहा था, मिश्रधन, अगर मुझे इनके प्रिंसिपल मतलब मूलधन का रेशो लिखना तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो आप इसे मैं देखूंगा कितना 5 का 20, इसका मिश्रधन 120% है, इसका मिश्रधन 6 पंजे 30 ब्याज 130% है कि नहीं है?
अगर ये आपस में इनका रेशो लिखना तो ये राशि पलट जाएगी, नहीं पलट जाएगी। मैंने क्या कहा था, अगर इसका मुझे मूलधन का रेशो लिखना है इनका, तो आप क्या कहोगे, एक जीरो से तो जीरो कटी कि बड़े वाले को आपका 13 मिलेगा भाई, इसे 12 मिलेगा, दोनों को जोड़ूंगा मैं 25 होगा। इस 25 की वैल्यू क्वेश्चन में कहा 1,20,000 है। तो हमें जो निकालना, आप गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा यो, 25 चौका 100, तो कितना बच गया आपका दोस्तों 20, 25 अटे 200, 4800 गुणा। तो हमें किसकी बतानी है, छोटे की बता लो या बड़े की बता लो, छोटे को लो, छोटे की बतानी तो यो हो जाएगा 12 0 0 12 0 0 12 अट्ठे 96, हासिल आपके 9 हो गए, 12 चौका 48 और 9 आपका 57। अगर मैं इसकी बड़े पुत्र को बात करता, इसे भी 4800 गुना कर दो, तो मैं क्या 13 0 0 13 0 0 13 अट्ठे 104, हासिल आपका कितना होगा कैरी 10, 13 चौका 52 और 10 62, इसे इतने रुपये मिलेगा। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहां से रट ले, कैसे रट ले, मैंने अभी आपको बताई ट्रिक हम कैसे रट ले भाई। मुझे एक तो छोटा है एक बड़ा है, बेटे की बात कर रहा मैं। छोटे के लिए मैं देख पा रहा हूं, मुझे छोटे के लिए मैंने क्या बताया था, मिश्रधन कैसे लिखेंगे, छोटे का बताना तो बड़े का मिश्रधन होगा इसका रेशो। धन की अगर मैं बात करूं इनके, बड़े का मिश्रधन, और रेशो ले लो आप छोटे के मिश्रधन का। यही तो बात समझाई थी मैंने, छोटे के मिश्रधन का रेशो ले लोगे तो आप ये इनके धन का रेशो आ जाएगा। अच्छा, बड़े का मिश्रधन हम कैसे निकल लेंगे, आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ बड़े का मिश्रधन मैंने कैसे निकला, 4 पंजे 20, 120% हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ 6 पंजे 30, 130% हो जाएगा। बड़े का मिश्रधन कितना आ जाएगा दोस्तों 120%, छोटे का मिश्रधन आपका कितना आ जाएगा 130%। ये आपका रेशो आ गया धन का छोटे और बड़े का। लो जी, ये आपका टोटल वैल्यू बन गई हमारी 12 और 13 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू कहा, ये जो धन टूटे थे इनके 1,20,000 में थे। तो हमसे ये पूछा था दोस्तों कि छोटे को कितना धन मिला, 12 की पूछ रहा था, तो 12 की हमने निकाल दी। तो ऐसे करते हैं। अगर आज आपको दोस्तों मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मैं आगे जो भी इसमें जैसे अब मिससेलेनियस क्वेश्चन होते हैं जो भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मैं आपको वे कराऊंगा। और मेरे चैनल को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।